नमस्कार मित्रों, कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा और आज पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। कल भी सर्वनाम के बारे में कुछ बताया था। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह है वहां पढ़ती है। गुंजन और विद्यालय दोनों शब्द संज्ञा हैं। गुंजन की जगह वह और विद्यालय की जगह वहां। वह और वहां आपके सर्वनाम हैं। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो 6 होते हैं। तो आज सबसे पहले पहला सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में ऐसा सर्वनाम जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य व्यक्ति का बोध हो, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक बोलने वाला, मध्यम पुरुषवाचक सुनने वाला और अन्य पुरुषवाचक तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है, अन्य व्यक्ति। तो ध्यान रहे, पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम का पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले, अन्य का बोध, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपके उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है आपके मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। देखें, उत्तम पुरुषवाचक होता है बोलने वाला, मध्यम पुरुषवाचक होता है सुनने वाला और अन्य पुरुषवाचक होता है अन्य व्यक्ति, जिसको हम तीसरा व्यक्ति भी कह सकते हैं। जैसे बात करें उत्तम पुरुषवाचक बोलने वाला, जैसे मैं हूं, मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन सा वाचक? उत्तम पुरुषवाचक। जैसे आप हो तो आप सुन रहे हो तो आप कौन सा वाचक? मध्यम पुरुषवाचक। यदि आप और मैं यदि तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाता है अन्य पुरुषवाचक। तो ध्यान रहे, उत्तम पुरुषवाचक के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। इन शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक में किया जाता है, बोलने वाले के लिए किया जाता है। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, इन शब्दों का जो प्रयोग है वो उत्तम पुरुषवाचक में बोलने वाले के लिए किया जाता है। जैसे बात करें मध्यम पुरुषवाचक की, तो मध्यम पुरुषवाचक होता है सुनने वाला। सुनने वाले के लिए तू, तुम,
तुम्हें, तुम्हारा। यदि कोई व्यक्ति बड़ा है, बड़े के लिए आप, आपका, आपकी, इन शब्दों का प्रयोग बड़े के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक होता है सुनने वाला, जैसे आप हो, जैसे आप के लिए, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका, आपकी, इन शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक के लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे बात करें अन्य पुरुषवाचक के लिए, यह है, वह है, ये, वे, इसे, उसे, इसका, उसका, इन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए अन्य पुरुषवाचक में किया जाता है। ध्यान रहे, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम का पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य व्यक्ति का बोध हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। बोलने वाला उत्तम पुरुषवाचक, सुनने वाला मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा व्यक्ति कहलाता है, अन्य व्यक्ति कहलाता है अन्य पुरुषवाचक। जैसे बात करें बोलने वाले के लिए, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा इत्यादि शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुषवाचक के लिए किया जाता है, उत्तम पुरुषवाचक में किया जाता है। उसी प्रकार मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, और सुनने वाले के लिए तू, तुम, तुझे, तेरा, तुम्हें, तुम्हारा, इन शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुष में। यदि कोई बड़ा है, यदि कोई बड़ा है, बड़े के लिए आप, आपका, आपकी, आपको इत्यादि शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है। बात करें अन्य पुरुषवाचक की, तो अन्य पुरुषवाचक में तीसरा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के लिए यह है, वह है, ये, वे, इसे, उसे, इसका, उसका इत्यादि शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक में किया जाता है। तो यह सर्वनाम का पहला प्रकार पड़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य व्यक्ति का बोध होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। बोलने वाला उत्तम पुरुषवाचक, सुनने वाला मध्यम पुरुषवाचक और अन्य व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति कहलाता है अन्य पुरुषवाचक। तो ये हमने पहला प्रकार पढ़ा। इससे जो अगला प्रकार आता है वो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय जब जुड़ा हुआ है तो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखें, दूसरा जो प्रकार है वो है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसी का भाई होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखें, निश्चयवाचक, निश्चय का मतलब होता है निश्चित, वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चित वस्तु
या व्यक्ति का बोध कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बात करें उदाहरणों की, वह आपकी घड़ी है, यह मेरा घर है, तो यहां पर देखें वह आपकी घड़ी है, घड़ी वस्तु है, निश्चित है, किसकी है? आपकी है। यह मेरा घर है, तो ये जो मेरा घर है, तो घर भी क्या है? निश्चित है। और जहां पर निश्चितता का बोध हो, निश्चित वस्तु या व्यक्ति हो, उसको कौन सा सर्वनाम कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो वह आपकी घड़ी है, तो यहां पर जो वह है वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां पर यह है, ये किस सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम को, क्योंकि यह और वह ये दोनों शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार इसका एक बाह्य है अनिश्चयवाचक। ए यानी होता है नहीं, निश्चय यानी निश्चित नहीं। जो निश्चित ही नहीं है वो अनिश्चयवाचक होता है। निश्चित नहीं हो, अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता हो, वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बात करें हम कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, जैसे वह कुछ खा रहा है, जैसे किसी ने कहा था, तो यहां पर देखें कोई जा रहा है, मालूम है क्या? नहीं है। और जब मालूम ही नहीं है तो वो अनिश्चित, और जब अनिश्चित होता है तो अनिश्चयवाचक कहलाता है। मालूम ही नहीं हो जिसका, वह कुछ खा रहा है, खा तो रहा है पर पता नहीं है, और जब पता ही ना हो तो अनिश्चित होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे किसी ने कहा था, कहा तो है पर पता नहीं है, और जब पता ना हो तो अनिश्चित होता है। तो यहां पर देखें कोई, कुछ, किसी, ये जो शब्द हैं ये किसका बोध करा रहे हैं? अनिश्चित का बोध करा रहे, अनिश्चितता का बोध करा रहे, जिससे हमको किसी भी प्रकार का मालूम नहीं चल रहा, और जब मालूम नहीं चलता वो अनिश्चय होता है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक तो है बड़ा भाई और एक है छोटा भाई। सर्वनामों की बात कर रहे हैं। पहला प्रकार पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक है बड़ा भाई और अनिश्चयवाचक है छोटा भाई। निश्चयवाचक निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो निश्चयवाचक कहलाता है। छोटे भाई की बात करें तो अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो अनिश्चयवाचक कहलाता है। बात करें जैसे वह आपकी घड़ी है, निश्चित है, वह आपकी घड़ी है, किसकी घड़ी है? आपकी घड़ी है, निश्चित है। और जब निश्चित हो तो निश्चयवाचक, और अनिश्चित हो तो अनिश्चयवाचक। जैसे यह है मेरा घर है, तो घर किसका है? मेरा है, निश्चित है। तो जहां पर निश्चित हो वो निश्चयवाचक कहलाता है, और जहां पर अनिश्चित हो वो अनिश्चयवाचक कहलाता है। ये तो है आपके बड़ा भाई और ये है छोटा भाई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम
अनिश्चित वस्तु का या व्यक्ति का बोध कराता हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बात करें, कोई जा रहा है, जा तो रहा है पर मालूम नहीं है। जैसे वह कुछ खा रहा है, खा तो रहा है पर मालूम नहीं है। किसी ने कहा था, कहा तो है पर मालूम नहीं है, और जब मालूम ही नहीं है तो वो अनिश्चित कहलाता है। और अनिश्चित जब कहलाता है तो सर्वनाम कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो अगला जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक। प्रश्न का बोध हो और प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, प्रश्न का बोध हो और प्रश्नवाचक चिन्ह लगे तो कौन सा सर्वनाम कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे देखें, चौथा जो प्रकार है सर्वनाम का वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखें, प्रश्न का बोध और अंत में कौन सा चिन्ह? प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे पहला उदाहरण है, कौन गाना गा रही है? जैसे अगला उदाहरण है, वह क्या लाया? जैसे अगला उदाहरण है, किसकी पुस्तक पढ़ी है? तो यहां पर देखें, प्रश्न का बोध कराए, जैसे प्रश्न पूछा जाए, जैसे मैंने पूछा कौन गाना गा रही है, किसका बोध हो रहा है? प्रश्न का बोध। जैसे वह क्या लाया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं? प्रश्न। वह क्या लाया, तो क्या हुआ? प्रश्न का बोध हुआ। जैसे किसकी पुस्तक पढ़ी है, मैंने आपसे पूछा कि किसकी पुस्तक पढ़ी है, किसका बोध हुआ? प्रश्न का बोध हुआ। और अंत में कौन सा चिन्ह आना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। तो सर्वनाम कौन सा कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहां पर देखा हमने, यहां पर तो कौन शब्द किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का। यहां पर हमने देखा क्या जो शब्द है वो किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का। यहां पर हमने देखा कि किसकी शब्द है वो किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का। और जब प्रश्न का बोध होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तो आपके सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे जब बढ़ रहे हैं तो पांचवा जो प्रकार है वो है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक का मतलब है वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों का पृथक संबंध रखते हों, स्पष्ट संबंध रखते हों, तो सर्वनाम कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। दो अलग अलग बातों का स्पष्ट संबंध हो तो सर्वनाम कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम की ओर देखें।
पांचवा जो प्रकार है वो है संबंधवाचक। दो अलग अलग बातों का स्पष्ट संबंध हो। जैसे जो का वह के साथ, जो का सो के साथ, जिसकी का उसकी के साथ, जितना का उतना के साथ। यहां पर देखें उदाहरण के रूप में, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। संबंधवाचक सर्वनाम कहता है कि दो अलग अलग बातों का स्पष्ट संबंध होना चाहिए। दो बातें होनी चाहिए पर जो उनका जो संबंध है वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे बात करें हम जो का वह के साथ, जो का सो के साथ, जिसकी का उसकी के साथ, जितना का उतना के साथ। जैसे बात करें कितनी बात होनी चाहिए? दो बातें होनी चाहिए। जो पढ़ेगा वह पास होगा, पहली बात है पढ़ा, फिर दूसरी बात है पास हुआ। कितनी बातें हो गई? दो बातें। और इन दोनों के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? स्पष्ट संबंध होना चाहिए। और जो आपको ये शब्द लिखाए हैं इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में होना चाहिए। जो के साथ वह, जो के साथ सो, जिसकी के साथ उसकी, जितना के साथ उतना। तो कौन सा सर्वनाम कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहां पर देखें, यहां पर जो का संबंध किसके साथ है? वह के साथ। यहां पर देखें जो पढ़ेगा सो पास होगा, बातें कितनी होनी चाहिए? दो। पहली बात पढ़ा और पढ़ने के बाद पास हुआ, बातें कितनी हो गई? दो। और जब दो बातें होती है और जिनके मध्य स्पष्ट संबंध होता है, जो वह का प्रयोग किया जाता है, जो सो का प्रयोग किया जाता है, जितना उतना का प्रयोग किया जाता है, जिसकी उसकी का प्रयोग किया जाता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सा वाचक? संबंधवाचक। जैसे यहां पर देखा वाक्य में कि जो का संबंध किसके साथ है? सो के साथ है। जैसे बात करें जितना गुड़ डालोगे, पहली बात गुड़ डाला, दूसरी बात मीठा हुआ, तो बातें कितनी हो गई? दो। और दो बातों के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? स्पष्ट संबंध होना चाहिए। दो बातों के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्पष्ट संबंध होना चाहिए। पर ध्यान रहे कि इन शब्दों का प्रयोग भी होना चाहिए। जो के साथ वह, जो के साथ सो, जिसकी के साथ उसकी, जितना के साथ उतना। यदि वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है और दो बातें हो रही है और दोनों बातों के मध्य स्पष्ट संबंध है, तो आपके संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जितना, इस जितना का संबंध किससे है? उतना से। तो ध्यान रहे
जितना उतना। पहली बात तो गुड़ डाला और दूसरी बात मीठा हुआ। दो बातों के मध्य यदि स्पष्ट संबंध है तो आपके कौन सा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे पहला जो सर्वनाम पढ़ा था हमने, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य व्यक्ति का बोध। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है उत्तम पुरुष, पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। तो ये पांचवा जो प्रकार पढ़ रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक से अगला जो प्रकार है वो है आपके निजवाचक सर्वनाम। और निज का मतलब होता है अपना, स्वयं का या खुद का बोध कराए। कौन सा सर्वनाम कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अपना अपनी का प्रयोग भी किस में होता है? निजवाचक सर्वनाम में होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रहे। जैसे तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, अपना खाना बना रहा हूं। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, अपना खाना बना रहा हूं। तो किसका खाना बना रहा है? अपना बना रहा है, स्वयं का बना रहा है, खुद का बना रहा है। किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो? अपनी पुस्तक पढ़ रहे हो। तो अपना अपनी का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में होता है। तो बढ़ने जा रहे हैं छठे सर्वनाम की ओर, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। आगे देखें, सर्वनाम का जो छठा प्रकार है वो है आपके निजवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जिनसे अपना, स्वयं का या खुद का बोध होता हो। अपना, स्वयं का, खुद का बोध, कौन सा सर्वनाम कहलाता है? निजवाचक। निज का मतलब होता है, कई मकानों पर लिखा रहता है निज निवास, अपना निवास। स्वयं का बोध कराता है। और जब अपना स्वयं का बोध होता है तो कौन सा सर्वनाम कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और इस सर्वनाम में अपना अपनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, पहला जो उदाहरण है, अपना खाना बना रहा हूं। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। तो यहां पर देखें, अपना, अपनी। जैसे मैं अपना खाना बना रहा हूं तो खाना किसका बना रहा है? स्वयं का बना रहा है, खुद का बना रहा है। और जब अपना, स्वयं का, खुद का बोध होता है तो कौन सा सर्वनाम कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। पुस्तक किसकी पढ़ोगे? अपनी पढ़ोगे, स्वयं की पढ़ोगे, खुद की पढ़ोगे। तो ये अपना अपनी का प्रयोग किस सर्वनाम में होता है? निजवाचक सर्वनाम में होता है। किस वाचक में होता है? निजवाचक सर्वनाम में होता है। तो आज हमने सर्वनामों के प्रकारों के बारे में विस्तार से पढ़ा। पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य व्यक्ति का बोध कराता है। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष तीसरा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति। जैसे बात करें बोलने वाले के लिए, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जबकि मध्यम पुरुषवाचक में तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुझे। और यदि कोई बड़ा है तो बड़े के लिए आप, आपका, आपकी, आपके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जबकि अन्य पुरुषवाचक में
यह, वह, वे, उसे, इसे, इसका, उसका, ये, इन शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक में किया जाता है। दूसरा जो प्रकार था वो था निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक बड़ा भाई और छोटा भाई अनिश्चयवाचक। निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो निश्चयवाचक, और अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो अनिश्चयवाचक। जैसे बात करें हम, वह आपकी घड़ी है तो आप किसकी घड़ी है? आपकी घड़ी है, निश्चित है। जैसे यह मेरा घर है तो घर क्या है? निश्चित है। और जब निश्चित है तो कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बात करें, कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। कोई जा रहा है, पता है क्या? नहीं पता। जैसे वह कुछ खा रहा है, पता है क्या? नहीं पता। किसी ने कहा था, कहा तो है पर पता नहीं। और जब पता नहीं होता तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बात करें, अगला जो प्रकार था वो था चौथा प्रकार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का बोध हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आए। जैसे कौन गाना गा रही है, तो मैंने क्या पूछा? प्रश्न पूछा, प्रश्न का बोध हुआ। वह क्या लाया, मैंने क्या पूछा? प्रश्न पूछा। जैसे बात करें, किसकी पुस्तक पढ़ी है, तो मैंने आपसे क्या पूछा? प्रश्न पूछा। और जब प्रश्न पूछा तो किसका बोध हुआ? प्रश्न का बोध हुआ। और अंत में क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। तो आपके कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला जो पांचवा प्रकार था वो था संबंधवाचक सर्वनाम। दो अलग अलग बातों का स्पष्ट संबंध हो, दो अलग अलग बातों का स्पष्ट संबंध हो। जो के साथ वह, जो के साथ सो, जिसकी के साथ उसकी, जितना के साथ उतना शब्दों का प्रयोग हो। जैसे बात करें, जो पढ़ेगा वह पास होगा। बातें कितनी होनी चाहिए? दो। पहली बात पढ़ा और पढ़ने के बाद दूसरी बात पास हुआ। और दोनों के मध्य हमने देखा कि वाक्य में जो का संबंध किसके साथ है? वह के साथ। जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो यहाँ पर बातें कितनी हैं? दो। और दोनों के मध्य जो संबंध है वो कैसा संबंध है? स्पष्ट संबंध है। तो यहाँ जो का संबंध सो के साथ, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जैसे आपने पहली बात गुड़ डाला और दूसरी बात मीठा हुआ, तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो कहने का मतलब ये है, दो बातें होनी चाहिए पर दोनों बातों के मध्य स्पष्ट संबंध होना चाहिए। यहाँ जितना का संबंध उतना से है। जैसे अगला जो छठा प्रकार आता है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में निज का मतलब होता है अपना, स्वयं का या खुद का बोध कराए। जैसे कई मकानों पर लिखा रहता है निज निवास, अपना निवास, स्वयं का निवास, खुद का निवास। तो ये अपना स्वयं का खुद का बोध करा रहा है। जब अपना स्वयं का खुद का बोध हो और अपना अपनी का वाक्य में प्रयोग हो तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बात करें, मैं अपना खाना बना रहा हूं। खाना किसका बना रहा है? स्वयं का बना रहा है, खुद का बना रहा है, अपना बना रहा है। जैसे तुम अपनी पुस्तक पढ़ो तो पुस्तक किसकी पढ़ोगे? अपनी पढ़ोगे, स्वयं की पढ़ोगे। तो कहने का मतलब यह है, जब स्वयं का बोध हो, खुद का बोध हो, अपना अपनी का वाक्य में प्रयोग हो तो कौन सा सर्वनाम कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा से पहले वर्ण विचार को पढ़ा। पहला टॉपिक वर्ण विचार, दूसरा आपके संज्ञा, संज्ञा के बाद पढ़ा सर्वनाम को। और ध्यान रहे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण व दशा के नाम को संज्ञा कहा। संज्ञा के बाद संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा। और इन दोनों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम और सर्वनाम के बाद विशेषण। विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है परिमाणवाचक। जैसे बात करें, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। जैसे बात कर रहे हैं, पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा संकेतवाचक और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ध्यान रहे, संकेतवाचक विशेषण का एक नाम और है जिसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। कौन सा विशेषण कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो अगला जो टॉपिक ले रहे हैं, सर्वनाम के बाद है विशेषण। क्रम से बढ़ते जा रहे हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण व दशा के नाम को संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम और दोनों की विशेषता बताने वाले को विशेषण। तो अगला जो टॉपिक है सर्वनाम के बाद वो है आपके विशेषण, जो पढ़ने जा रहे हैं।
सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण प्रकारों की बात करें तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। बात कर रहे हैं, पहला है आपके गुणवाचक विशेषण। पहला आपके जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। दूसरा आपके है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है आपके परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है आपके संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक को एक नाम और दिया जाता है, वो है सार्वनामिक विशेषण। और पांचवा जो प्रकार है वो है आपके व्यक्तिवाचक विशेषण। देखें, संज्ञा के बाद सर्वनाम और सर्वनाम के बाद विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। विशेषण विशेषता बताता है। विशेषण क्या बताता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आपके गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण, पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये पांचों जो प्रकार हैं वो विशेषण के प्रकार हैं। पहला नाम है गुणवाचक, दूसरा नाम है संख्यावाचक, तीसरा नाम है परिमाणवाचक, चौथा नाम है संकेतवाचक जिसको हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। पांचवा जो प्रकार है वो है आपके व्यक्तिवाचक विशेषण। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और अगली क्लास में इसको विस्तार से पढ़ेंगे एक एक विशेषण को कि गुणवाचक जैसे बात करें हम संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक कल की क्लास में जो है इनको पढ़ेंगे विस्तार से। आज के लिए इतना ही।